गुड इवनिंग। आरओ की जो लेटर और ड्राफ्टिंग हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने लेटर्स में जो शासकीय पत्र है वो कवर कर लिया था, अर्धशासकीय पत्र कवर कर लिया था और परिपत्र को देख लिया था। इनके फॉर्मेट देख लिए थे, इनकी परिभाषा, इनकी विशेषता, महत्व और जो भी इनसे रिलेटेड जो भी जरूरी चीजें हैं वो हम लोग कवर कर चुके थे। इनकी प्रैक्टिस भी हम लोग कर चुके हैं और टेस्ट भी, और इसके बाद आगे भी इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते हम लोग रहेंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग आज एक अगले लेटर की जो ड्राफ्टिंग में आता है हमारे पास, और वो है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहली बात तो इसका जो नाम है, यही नाम इम्पोर्टेंट है, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज यहाँ पर जो नाम है वो क्या है? कार्यालय आदेश। इस नाम में दो शब्द हैं, पहला है कार्यालय और दूसरा है आदेश। आदेश का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑर्डर। यानी कि ये एक ऐसा लेटर है, एक ऐसा पत्र है जिसके द्वारा आदेश दिया जाता है। और ये आदेश कहाँ से हो रहा है? कार्यालय से हो रहा है। तो कार्यालय में एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि हम यहाँ पर जो भी पत्र और आलेखन पढ़ रहे हैं, बेसिकली वो क्या है? वो शासकीय आलेखन है। यानी कि हम जो भी लेटर्स पढ़ रहे हैं, ये कैसे लेटर्स हैं? ये गवर्नमेंट ऑफिसेस से जारी होने वाले, गवर्नमेंट ऑफिसेस में गवर्नमेंट के जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले लेटर्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आया था कि प्राइवेट में ये लेटर्स इस्तेमाल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के शासकीय कार्यभार से जुड़े हुए लेटर्स हैं, और ये शासकीय कार्यालय और शासकीय पदों और शासकीय पदाधिकारियों से उत्पन्न होते हैं और शासकीय कार्यों के लिए ही जाते हैं। हाँ, जहां पर ये पत्र अशासकीय व्यक्ति को भेजे जा सकते हैं। देखिए, उद्गम हमेशा शासकीय पद होगा, पदाधिकारी होगा या कार्यालय होगा। और जनरली जो इनका गंतव्य होता है वो कोई शासकीय पद, शासकीय पदाधिकारी या शासकीय कार्यालय ही होता है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में इनको अशासकीय व्यक्तियों को भी भेजा जा सकता है। जैसे अर्धशासकीय पत्र में हम लोगों ने देखा था कि अर्धशासकीय पत्र जो है वो अशासकीय व्यक्ति को भी भेजा जा सकता है, जब किसी कार्य विशेष में किसी अशासकीय व्यक्ति की विशेषज्ञता, उसकी सलाह, उसकी राय आदि की जरूरत हो। तो ऐसे अशासकीय व्यक्ति को जो किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उसकी सलाह या सहायता के लिए हम उसको अशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र लिख सकते हैं। लेकिन जनरली ये जो होगा वो शासकीय कार्यभार से जुड़ा है, तो शासकीय कार्यालयों, पदों या पदाधिकारियों से ही जारी होगा। ठीक है। हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ रहे हैं कि आप कोई अधिकारी को लेटर कैसे लिखें, है ना, क्योंकि वो तो हमारे पर्व्यू में आता ही नहीं है। हमारे पर्व्यू में तो शासकीय आलेखन है। तो यहाँ पर जब हम कार्यालय आदेश पढ़ते हैं, तो आदेश तो मैंने आपको बता दिया कि आदेश का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। और जब हम कार्यालय शब्द पढ़ेंगे तो ये इम्प्लाइड है, और आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पर कार्यालय का मतलब क्या है? कि कोई शासकीय कार्यालय, किसी सरकारी कार्यालय की यहाँ पर बात हो रही है। तो वो आदेश जो किसी शासकीय कार्यालय के लिए होता है, उस शासकीय कार्यालय में कार्य कर रहे अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्यालय आदेश। ठीक है, जिसमें अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को किसी कार्य से संबंधित आदेश दिया जाता है। ठीक। अब जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं और हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर देखें तो इस कार्यालय आदेश का जो प्रेषक है वो कौन होगा? प्रेषक बोल लें या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उद्गम बोलते हैं। तो शासकीय क्षेत्र में या ये जो कार्यालय आदेश है, इसका जो प्रेषक या उद्गम होगा वो होता है उस कार्यालय का, जिस कार्यालय के लिए आदेश है, उस कार्यालय का शीर्ष अधिकारी। शीर्ष अधिकारी। अब यहाँ पर कार्यालय जब शब्द हम लिखते हैं तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर ऑफिस नहीं है, बल्कि यहाँ पर विभागीय कार्यालयों की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है, विभागीय कार्यालयों की बात हो रही है। अब जैसे हम देखें कि अगर हम शिक्षा विभाग में आते हैं, तो शिक्षा विभाग में अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ब्लॉक में हमारा बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है, ये बीईओ है। जिला लेवल पर अगर हम लोग देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें, तो हमारा जो अधिकारी होता है वो बीएसए होता है, शीर्ष अधिकारी। और अगर हम देखें प्रदेश
लेवल पर, तो प्रदेश लेवल पर हमारा जो शीर्ष अधिकारी होता है वो कौन है? हम मान सकते हैं कि वो शिक्षा निदेशक है। ठीक है। तो ब्लॉक की अगर बात करें तो ब्लॉक लेवल पर जो शीर्ष अधिकारी होगा वो क्या होगा? वो बीईओ होगा, और बीईओ के अंतर्गत उस ब्लॉक में शिक्षा से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो उसके अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी माने जाएंगे। ऐसे अगर हम जिला स्तर पर देखें तो जिला स्तर पर शिक्षा विभाग का जो शीर्ष अधिकारी होगा वो कौन होगा? वो बीएसए होगा, यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा। और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी होंगे जो पूरे जिले के होंगे, वो उसके अधीनस्थ कर्मचारी होंगे, और उनके लिए वो जो बीएसए है वो क्या होगा? वो शीर्ष अधिकारी होगा। और प्रदेश लेवल की अगर बात करें तो शिक्षा निदेशक और पूरे प्रदेश में जितने भी शिक्षा से संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी जिलों के बीएसए, ब्लॉकों के बीईओ और दूसरे जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, वो उसके लिए उसके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी होंगे, और वो उनका शीर्ष अधिकारी होगा। तो यहाँ पर जब हम कार्यालय की बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर कार्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस पूरे विभाग से संबंधित कार्यालयों की बात कर रहे हैं जो एक शीर्ष अधिकारी के अधीनस्थ आते हैं, है ना? जैसे मैंने बताया, बीईओ के लिए ब्लॉक का शीर्ष अधिकारी और ब्लॉक में जितने भी होंगे वो उसके अधीनस्थ होंगे। जिले के लिए बीएसए होगा शीर्ष अधिकारी, और जिले के अंदर जितने भी कार्यालय या अधिकारी या कर्मचारी होंगे वो उसके अधीनस्थ होंगे, और प्रदेश स्तर पर शिक्षा निदेशक। ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो शीर्ष अधिकारी है वो इस बात से बदल जाता है कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं, है ना? मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, अगर हम ब्लॉक लेवल की बात कर रहे हैं तो शीर्ष अधिकारी बीईओ होगा। अगर हम जिला लेवल की बात कर रहे हैं तो शीर्ष अधिकारी बीएसए होगा, और अगर हम प्रदेश स्तर की बात करें तो शीर्ष अधिकारी कौन होगा? शिक्षा निदेशक। ऐसे अगर हम पुलिस विभाग में आ जाएं तो पुलिस विभाग में अगर हम देखें तो थाना स्तर पर शीर्ष अधिकारी कौन है? थाना प्रभारी, एसएचओ होता है। जिला स्तर पर शीर्ष अधिकारी कौन है? पुलिस कप्तान या कमिश्नर, यहाँ पर कमिश्नरेट है ना? और जो अगर हम देखें प्रदेश स्तर पर जो शीर्ष अधिकारी होगा वो कौन होगा? डीजीपी, पुलिस महानिदेशक जो है वो शीर्ष अधिकारी होगा, और उसी हिसाब से उसके अधीनस्थ और कर्मचारी और अधिकारी हो जाएंगे। मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो शीर्ष अधिकारी अलग अलग हो सकते हैं इस बात पर कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका जो प्रेषक या उद्गम होता है वो हमेशा उस पर्टिकुलर कार्यालय का शीर्ष अधिकारी होता है, टॉप ऑफिसर होता है। ठीक। दूसरी बात, इसका जो गंतव्य होगा यानी कि जो प्रेषित होगा वो कौन होगा? प्रेषित इसके हमेशा कौन होते हैं? अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी। ये सब क्या है? ये उसके अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी जो होंगे वो प्रेषित हो जाएंगे। ठीक। तो जैसे कि डीजीपी के द्वारा कोई कार्यालयादेश जारी किया गया तो डीजीपी प्रेषक है। और मान लीजिए पूरे जिले के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया गया है कि होली में सभी अधिकारी और जो कर्मचारी होंगे उनकी ड्यूटी जो होगी वो रहेगी, और वो मुस्तैद रहेंगे, और किसी भी अप्रिय घटना या किसी भी चीज को रोकने के लिए वो तैयार रहें हमेशा। ठीक है। तो ये पूरे प्रदेश के लिए कार्यालय आदेश जारी किया है, तो पूरे प्रदेश में सभी डीजीपी के जो अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके ऊपर ये लागू होगा। तो प्रेषित कौन हो जाएंगे? उसके नीचे के सभी पुलिस अधिकारी, वो चाहे जिले का एसएसपी हो, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे सिपाही हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे एडीजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे आईजी हो। ठीक। तो ये उसके जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं उनके ऊपर ये लागू होगा। अगर कुछ और किसी स्पेसिफिक इलाके के बारे में नहीं कहा गया है या किसी स्पेसिफिक अधिकारी के लिए नहीं कहा गया है कि सभी एसएसपी के लिए कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया, तो फिर वो एसएसपी के ऊपर लागू होगा। ठीक है। अब यहां पर अगर देखें तो ये हमारा प्रेषित हो गया, और ये ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो डीजीपी की अगर हम लोग बात करें तो डीजीपी जो भी कार्यालय आदेश जारी करेगा वो केवल पुलिस विभाग पर लागू होगा। वो शिक्षा विभाग पर लागू नहीं हो सकता है, वो स्वास्थ्य विभाग पर लागू नहीं हो सकता है, वो लोक निर्माण विभाग पर लागू नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगर शिक्षा विभाग का शिक्षा निदेशक कोई कार्यालय आदेश जारी करेगा तो वो शिक्षा विभाग पर ही लागू होगा, वो पुलिस विभाग पर लागू नहीं हो सकता। यानी कि जो शीर्ष अधिकारी है उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वहां तक इस कार्यालय आदेश का जो इफेक्ट है वो सीमित रहता है। यानी इसका प्रभाव क्या है? ये प्रभाव बेसिकली उसी विभाग पर या उसी कार्यालय के कर्मचारियों पर पड़ेगा। किसी अन्य विभाग या किसी अन्य कार्यालय के कर्मचारियों के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा, उनके ऊपर ये कार्यालय आदेश लागू
नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज अगर देखें तो इसका संचालन क्या होगा। इसका संचालन हमेशा यूनिडायमेंशनल होता है, हमेशा एक आयामी होता है। एक आयामी का मतलब है, देखिए इसके नाम में ही क्या लिखा है, आदेश लिखा हुआ है। तो आदेश हमेशा कौन देगा, वरिष्ठ अधिकारी देगा कनिष्ठ अधिकारी को। कार्यालय देश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलता है, ये कभी भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं चल सकता और ना ही पैरेलल चल सकता है। ऊपर से नीचे का मतलब क्या होगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। नीचे से ऊपर का मतलब क्या होता है, कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, समकक्ष अधिकारियों के बीच में। तो समकक्ष अधिकारी भी एक दूसरे को आदेश नहीं दे सकते। कनिष्ठ भी वरिष्ठ को, यानी कि जूनियर ऑफिसर भी सीनियर ऑफिसर को आदेश नहीं दे सकता। आदेश हमेशा कौन देता है, सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर को आदेश देता है। तो इसीलिए, क्योंकि सीनियर के द्वारा जूनियर को आदेश दिया जाता है, इसीलिए कार्यालय आदेश हमेशा एक आयामी होता है। ये ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, यानी कि हमेशा वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर जाता है। वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर ये कार्यालय आदेश जाता है। इसका लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा कि संचालन इसका एक आयामी होता है, और क्यों होता है ये भी मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर का मतलब क्या होगा, ये जारी किया जाएगा हमेशा किसके द्वारा, शीर्ष अधिकारी के द्वारा। किसको, अधीनस्थ, यानी कि अधीनस्थ को क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट बोलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए अधीनस्थ क्या होता है, सब ऑर्डिनेट होता है। तो अधीनस्थ कर्मचारियों या अधिकारियों को ये जारी किया जाता है। तो एक आयामी हो गया। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक। तो ये इसका संचालन हो गया। संचालन के बाद अगर देखें तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इसका जो विषय होता है वो क्या होता है, या इसको जारी करने का उद्देश्य क्या होता है। तो कार्यालय आदेश को जारी करने का उद्देश्य हमेशा होता है कि बेसिकली जाहिर सी बात क्या है, आदेश। तो पहली चीज तो ये हो गई हमारे पास क्या, कि ये आदेश है। ये आदेश किसको दिया जा रहा है, ये आदेश दिया जा रहा है एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा या शीर्ष अधिकारी के द्वारा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को ये आदेश दिया जा रहा है। अब ये आदेश किस चीज से संबंधित हो सकता है, तो ये आदेश सामान्यतः सामान्यतः सेवा शर्तों या सेवा संबंधी विषयों पर होता है। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी का या कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है तो कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा। अगर कर्मचारियों या अधिकारियों का प्रमोशन हो रहा है ना। प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नति। क्या बोलेंगे इसको, पदोन्नति हो रही है। प्रमोशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करिएगा, पदोन्नति शब्द का इस्तेमाल करिएगा। डिमोशन हो रहा है, यानी कि पदावनति हो रही है, अवनति या पदावनति। अभी कुछ दिन पहले आपने एक बार में देखा होगा कि एक कोई सीओ थे, डीएस डिप्टी एसपी थे, उनके द्वारा कुछ अनुशासनहीनता की गई, और उस अनुशासनहीनता की वजह से उनको सिपाही या कांस्टेबल पद पर डिमोट कर दिया गया, पदावनति कर दी गई उनकी अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में, है ना। तो स्थानांतरण के रूप किया जा रहा है, तो कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा जिसमें स्थानांतरण आदेश आएगा। पदोन्नति की जा रही है तो ये भी कार्यालय आदेश के द्वारा होगी। किसी का पदावनति यानी कि डिमोशन किया जा रहा है तो ये भी कार्यालय आदेश के द्वारा होगा। ऐसे ही अगर किसी के ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है,
तो उसके लिए भी कार्यालय आदेश जारी किया जा रहा है। जैसे किसी को सस्पेंड या निलंबित किया जा रहा है तो कार्यालय आदेश दिया जाएगा। अगर किसी को उसके चार्ज के अलावा कोई और चार्ज भी दिया जा रहा है, जैसे मिस्टर एक्स जो हैं वो लेखा अधिकारी हैं फॉर एग्जाम्पल कन्नौज के, ठीक है, और उनसे कहा जा रहा है कि भाई पड़ोसी जिला जो कासगंज है, कासगंज में जो लेखाधिकारी है वो अभी नहीं है, उनकी तैनाती नहीं की गई है, पुराने वाले जो थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया है या उनका प्रमोशन हो गया है। तो जब तक वहां पर नए लेखाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है तो आप कन्नौज पड़ोसी जिले के लेखाधिकारी हैं, तो आप कासगंज के जिले के भी लेखाधिकारी का कार्यभार संभाल लीजिए। तो ये जो है, ये भी एक प्रकार से कार्यालय आदेश के द्वारा ये उसको बताया जाएगा, उसको कहा जाएगा। ठीक। तो ये जितनी भी चीजें हैं इनके लिए कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा। अवकाश से संबंधित मामलों के लिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर डे को कोई छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी होती है, सार्वजनिक अवकाश होता है, और उस सार्वजनिक अवकाश पर जो शीर्ष अधिकारी चाहता है कि ऐसी परिस्थिति है कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अधिकारी और कर्मचारी उस दिन छुट्टी ना लें, और वो जो कार्यालय है, जो दफ्तर है, उस कार्यालय दफ्तर या ऑफिस में आकर वो सामान्य तौर पर कामकाज करे, क्योंकि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिस परिस्थिति में कार्य बंद नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कि कोई शिक्षा निदेशालय की कोई एग्जाम होने वाला है, और इस एग्जाम में संडे को एग्जाम होने वाला है, और जिले का जो अधिकारी है उसने कहा कि भाई इस एग्जाम के सुचारू संचालन के लिए और सुचारू इसके हो जाने के लिए जरूरी है कि जो कर्मचारी हैं वो मुस्तैद रहें, उपस्थित रहें, तो संडे की जो छुट्टी है वो छुट्टी इस बार निरस्त की जाती है और सभी कर्मचारियों को ये कहा जाता है कि वो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहें। ये भी किसके द्वारा होगा? ये भी कार्यालय आदेश के द्वारा होगा। इसके लिए भी कार्यालय आदेश शीर्ष अधिकारी के द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक। तो सबसे खास बात यह है कि ये जो भी आदेश दिए जाएंगे वो सेवा शर्तों के मुताबिक दिए जाएंगे। अब जब हम किसी भी सरकारी नौकरी पर ज्वाइन करते हैं तो सरकारी नौकरी पर हर पद से संबंधित कुछ सेवा शर्तें होती हैं, सेवा नियमावली होती है, सर्विस रूल्स होते हैं, ठीक, जो बताते हैं कि इस पद पर किसी व्यक्ति का अगर नियुक्ति होती है तो उस व्यक्ति के क्या काम होंगे, उसके क्या दायित्व होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको जो काम करना है वो क्या क्या काम उसके क्षेत्र में आएंगे, उसकी क्या राइट्स होंगे, क्या अधिकार होंगे, ठीक है, कितनी छुट्टी वो ले सकता है वगैरह वगैरह, ये सब उसमें होता है। तो यहाँ पर जो भी आदेश किसी कर्मचारी अधिकारी को दिया जाएगा किसी शीर्ष अधिकारी के द्वारा, वो उसकी सेवा शर्तों या सेवा नियमावली के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि कार्यालय आदेश के द्वारा कोई भी शीर्ष अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को कोई भी मनमाना अपनी मर्जी का काम करने का आदेश नहीं दे सकता। वो उसको वही आदेश दे सकता है जो उसकी सेवा शर्तों या सेवा नियमावली में उसका कहा गया हो, उसकी ड्यूटी हो उस काम को करने की, उसके नियमावली में वो शामिल है। ठीक है, अगर किसी शीर्ष अधिकारी के द्वारा अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी को कोई ऐसा आदेश जारी कर दिया जाता है जो उसकी सेवा शर्तों या सेवा नियमावली में नहीं है, और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है करने की, तो वो उस काम को करने से मना भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर? तो वैसे अगर देखा जाए तो जो कार्यालय आदेश होता है, आदेश क्या है? आदेश का मतलब ही है कि ये बाइंडिंग है, आदेश का मतलब ही है कि ये बाध्यकारी है। तो लिख लेते हैं इसको, क्योंकि ये आदेश है तो ये कैसा होता है? आदेश जो है ये कैसा होता है? ये बाध्यकारी होता है। इसका पालन जो होता है वो अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। इसका उल्लंघन यानी कि इसका वायलेशन नहीं किया जा सकता, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक। तो लेकिन उसके बावजूद भी वो उल्लंघन कर दे, उसके बावजूद भी वो उल्लंघन कर दे। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने ही बताया कि संडे की छुट्टी निरस्त कर दी गई और सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को यह कहा गया कि वो संडे को आएंगे और ड्यूटी दफ्तर में आके अपना जो भी काम है वो करेंगे। ठीक। अब एक कर्मचारी है वो संडे को नहीं आता है और ना ही कोई इन्फॉर्म दे करता है,
तो अगर कोई व्यक्ति संडे को नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि उसने उस कार्यालय आदेश का उल्लंघन किया। हर डिपार्टमेंट जो सरकारी कामकाज चल रहे हैं वो एक डिसिप्लिन से चल रहे हैं, तो इसमें शीर्ष अधिकारी की जो बात मानना है वो आवश्यक होता है, तभी डिसिप्लिन बना रहेगा। तो इस तरीके से उसने अगर कार्यालय आदेश का उल्लंघन किया है तो उसने क्या किया, उसने अनुशासन को तोड़ा है, उसने डिसिप्लिन को तोड़ा है। ठीक, तो अगर वो ऐसा उल्लंघन करता है तो उसको कारण बताओ नोटिस यानी कि शो कॉज नोटिस जारी किया जा सकता है, उससे स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, और उसके बाद अगर कोई वो एक जेन्यून रीजन नहीं दे पाता है जिससे कि वो जो शीर्ष अधिकारी है वो संतुष्ट हो जाए, तो ऐसी दशा में उसके ऊपर दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, विभागीय कार्यवाही उसके ऊपर की जा सकती है। तो उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और यदि उल्लंघन किया है, यदि किया उल्लंघन, तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, अनुशासनात्मक कार्यवाही, डिसिप्लिनरी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और इसके अंतर्गत उसको दंड दिया जाएगा। वो दंड उसके द्वारा उल्लंघन किए गए कार्य की क्या इंपॉर्टेंस थी उसके आधार पर डिपेंड करता है। उसकी सैलरी में से कटौती हो सकती है, ठीक है, उसके सस्पेंड, अगर बहुत गंभीर ऐसी चीज थी तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, या हो सकता है कि उसकी जो कैरेक्टर बुक है, जो चरित्र पंजिका है, उस पर केवल प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जाए। ठीक है, प्रतिकूल प्रविष्टि करने से उसका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें दिक्कत होती है, आगे प्रमोशन वगैरह में उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की जो इंटेंसिटी है, जो आ, प्रकृति है, उसके द्वारा जो उल्लंघन किया गया है, उसके आधार पर उसके ऊपर अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, और उसी के अनुसार उसको दंड दिया जा सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि ये बाध्यकारी होता है, पालन अनिवार्य होता है, लेकिन ये केवल तभी है जब ये उसकी सेवा शर्तों के अनुसार है। सेवा शर्तों के अनुसार है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्पेक्टर साहब हैं एक थाने के, और इंस्पेक्टर साहब उस थाने में तैनात एक सिपाही को ये आदेश देते हैं कि भाई ये सिपाही जो है, ये इसकी जो ड्यूटी है वो रोज रात को 10 बजे से सुबह इतने बजे तक इस पर्टिकुलर स्पॉट पर लगाई जाती है, और ये वहां पर ड्यूटी देना सुनिश्चित करे। सेवा शर्तों के अनुरूप है, उसका काम है। ठीक है, तो वो जो सिपाही है, वो जो पर्सन है, वो इससे मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके लिए मानना जो है वो बाध्यकारी है। ठीक, इसका पालन उसके लिए अनिवार्य है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है, उसको लाइन हाजिर किया जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, या जो भी वहां पर, जैसा मैंने ही बताया, प्रतिकूल प्रविष्टि वगैरह वो सब किया जा सकता है, सैलरी में कटौती की जा सकती है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने एक कार्यालय आदेश निकाला कि भाई ये जो पर्टिकुलर सिपाही है, ये पर्टिकुलर सिपाही जो है वो कार्यालय का कार्य खत्म करने के बाद रात को हमारा जो आवास है वहां पर आकर खाना बनाएगा। ठीक है, या ये हमारे आवास पर आकर ये फूल पौधों की देखभाल करेगा। ठीक, ये उसकी सेवा शर्तों में नहीं है। साहब का घर का खाना बनाना, साहब की गाड़ी ड्राइव करना, ठीक, उनके निजी कार्यों के लिए, सरकारी कार्यों के लिए तो किया जा सकता है जो डिजिग्नेटेड पर्सन है उसके द्वारा। ठीक, या साहब के बच्चों को स्कूल ले जाना, साहब के बच्चों को स्कूल से घर छोड़ना, ये उसकी सेवा शर्तों में नहीं है। तो अगर ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है तो ऐसे आदेशों के लिए वो मना कर सकता है। या हो सकता है कि उसको ऐसा आदेश दे दिया जाए कि भाई ये जो सिपाही है या जो हेड कांस्टेबल है, इसका काम है कि ये रोज दफ्तर में सभी को चाय सही समय पर मिले, और दफ्तर में जो साफ सफाई है ये काम करना इसका है। ठीक, थाने की साफ सफाई का काम करना ये हेड कांस्टेबल साहब का काम है। अब हेड कांस्टेबल का काम तो सफाई करना नहीं है, झाड़ू करना नहीं, उसके लिए स्वीपर होता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है, उसका काम होता है वो सब करना। भृत्य बोलते हैं जिसको हम लोग, या अनुसेवक बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक, ये उसका काम होता है, या सामान्य भाषा में इसको चपरासी या पियून बोला जाता है, उसका काम होता है। तो जो हेड कांस्टेबल है ये उसकी सेवा शर्तों में नहीं है कि वो ये काम करे। तो अगर ऐसा है तो वो इसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। जरूरी है कि जो कार्यालय आदेश जारी किया गया है वो सेवा शर्तों के अनुरूप हो, और अगर सेवा शर्तों के अनुरूप नहीं है तो जो भी वो अधिकर्मचारी है जिसके लिए वो जारी किया गया वो उसको मना कर सकता है। मना करने का ये नहीं कि साहब के मुंह पर फेंक दे जाके। ठीक है, एक सिस्टम होता है विनम्रता पूर्वक
पोलाइटली जाके उसको वो मना कर सकता है और उसके ऊपर ये बाध्यकारी नहीं होगा। और उसके बावजूद भी साहब अगर नहीं मानते हैं तो वो साहब के भी ऊपर कोई अधिकारी होगा, उससे शिकायत उससे बोल सकता है। हर डिपार्टमेंट में ग्रीवेंस सेल होती है, शिकायत निवारण प्रणाली होती है, वो वहां पर जाकर शिकायत कर सकता है। उनके भी उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकता है, तो ये शिकायत कर सकता है और वहां पर उसकी सुनवाई होगी। लेकिन अगर वहां पर भी उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है तो ऐसे में वो कहाँ जा सकता है? उसके लिए न्यायपालिका का रास्ता खुला हुआ है, वो कोर्ट जा सकता है। ध्यान रखिए कि अगर जो, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर कार्यालय आदेश सेवा शर्तों के अनुरूप है तो ये बाध्यकारी होता है, मना नहीं किया जा सकता और ना ही इसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सेवा शर्तों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है, या ये अपमानजनक है, या असमानतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है कि उस सिपाही की ड्यूटी हमेशा रात को ही लगाई जाती है, ठीक है, या कोई पर्सन जो है वो विकलांग है और उस विकलांग पर्सन की ड्यूटी लगा दी गई 5वीं मंजिल पर, और वहां पर लिफ्ट भी नहीं है और वो व्यक्ति बेचारा विकलांग है और वो 5वीं मंजिल पर जाके ड्यूटी कैसे देगा जाके? तो इस बारे में ये उसकी गरिमा के खिलाफ है, ये अपमानजनक है, ये असमानतापूर्ण है। तो ऐसे केस में भी वो जो अधिकारी है उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई हमारी परिस्थिति का ध्यान रखा जाए। और रिक्वेस्ट करने के बाद अगर उस अधिकारी को लगता है तो वो वहां पर परिवर्तन कर सकता है या उसको रिलीव दे सकता है। लेकिन अगर सेवा शर्तों के विपरीत है तो आप ग्रीवेंस सेल का इस्तेमाल करिए, शिकायत निवारण तंत्र का इस्तेमाल करिए, संबंधित अधिकारी से, ऊपर का जो अधिकारी है उससे संपर्क कीजिए, संबंधित अधिकारी से अपने रिक्वेस्ट करने के बाद एक सिस्टम होता है। और उसके बाद कहीं भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आपके लिए न्यायपालिका का रास्ता खुला हुआ है और इस केस में आप उसको न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग हो जाते हैं, ठीक, कि अगर सेवा शर्तों के अनुरूप है तो न्यायालय में चुनौती नहीं, बाध्यकारी है, मना नहीं कर सकते, माना जरूरी है, उसके बावजूद भी नहीं माना तो दंडात्मक कार्यवाही। सेवा शर्तों के अनुरूप नहीं है तो मानना बाध्यकारी नहीं है, विनम्रता पूर्वक मना किया जा सकता है, नहीं उसके बावजूद भी होता तो न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है, मैं इसको ऊपर कर दूं, इसकी विषय वस्तु हम लोगों ने देख ली, विषय वस्तु के बाद हम लोगों ने इसको देख लिया। अब इसकी जो भाषा और जो शैली है वो क्या होगी? ठीक, तो जो भाषा है और जो शैली है, तो क्योंकि ये आदेश है तो आदेश की भाषा कभी भी विनम्रता पूर्वक नहीं होती है, विनम्रता पूर्ण नहीं होती है, तो इसकी भाषा शैली हमेशा कैसी होगी? इसकी भाषा होगी हमेशा आदेशात्मक। ठीक, आदेशात्मक भाषा का मतलब क्या है कि इसमें कभी भी रिक्वेस्ट जैसा या निवेदन जैसा कोई भी भाव नहीं आएगा। ठीक है, आदेश का भाव आएगा। कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं होता जिससे ये महसूस हो कि जो अधिकारी है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी से क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है। ठीक, यहाँ पर हमेशा आदेशात्मक एक भाव आना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो जो आग्रह, निवेदन वगैरह का पुट देते हैं, जैसे कष्ट करें, कृपया, निवेदन है, ये जो शब्द हैं इनका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो इन शब्दों का निवेद इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और यहाँ की जो भाषा शैली जो होगी वो कैसी होगी? शैली इसकी हमेशा उत्तम पुरुष होगी, उत्तम पुरुष शैली होगी। और उत्तम पुरुष शैली के साथ साथ ये हमेशा क्या होगा? एक वचन होगा, उत्तम पुरुष और एक वचन। यानी कि वो अधिकारी, जो शीर्ष अधिकारी, वो हमेशा उत्तम पुरुष शैली में बात करेगा और एक वचन इसका जो शैली होगी वो होगी, बहुवचन में नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, जैसे हम लोगों ने सरकारी पत्र पढ़ा था और अर्ध सरकारी पत्र पढ़ा था, तो सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र दोनों में ही प्रेषित के लिए संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ था। कौन से संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ था? जो शासकीय पत्र था उसमें हम लोगों ने महोदय शब्द का इस्तेमाल किया था, और जो अर्ध शासकीय पत्र था उसमें हम लोगों ने प्रिय श्री महोदय शब्द का इस्तेमाल किया था।
ये संबोधन सूचक शब्द हैं। और लेकिन जब हम कार्यालय आदेश जारी करते हैं तो कार्यालय आदेश में कोई भी संबोधन का प्रयोग नहीं होता। ठीक। ऐसे ही अर्ध सरकारी पत्र में हम लोगों ने देखा था कि जब इस पत्र का समापन करते हैं तो समापन करने पे समापन सूचक शब्दों के रूप में कुछ सम्माननीय शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे ससम्मान, सादर, ठीक है, धन्यवाद। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल समापन सूचक शब्दों में किया जाता है, किसमें? अर्ध सरकारी पत्र में, अर्ध शासकीय पत्र में। शासकीय पत्र में नहीं होता था। ठीक है। और कार्यालय आदेश में भी इन समापन जो सूचक शब्द है इनका इस्तेमाल नहीं होगा। तो समापन सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। समापन सूचक शब्द कैसे? जैसा मैंने बताया, ससम्मान, सादर वगैरह शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाता। ठीक। और इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान ले रख लेनी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनका पालन अनिवार्य होता है, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इन सब चीजों को मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। असमानतापूर्ण नहीं होना चाहिए, गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, अपमानजनक नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें हम लोगों को देख ली। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जो कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी बेसिकली अगर हम लोग देखें तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्थायी कर्मचारी। किसी भी दफ्तर में अगर आप देख लें, किसी भी विभाग में देख लें, किसी भी कार्यालय में देख लें, तो तीन प्रकार के कर्मचारी पाए जा सकते हैं। स्थायी कर्मचारी यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय जो होते हैं। दूसरे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंट किए गए यानी कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी। ठीक है। और तीसरे होते हैं हमारे पास दैनिक वेतनभोगी। ठीक है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, ये तीसरे हमारे पास होते हैं। स्थायी कर्मचारी जो है परमानेंट है, संविदा पर जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अपॉइंट किए गए हैं। और यहाँ पर स्थायी कर्मचारियों पर जो शासकीय सेवा नियमावली है वो लागू होती है। ठीक। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होती है जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो संविदा है, उनकी शर्तें लागू होती हैं। ठीक। और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर ये दोनों चीजें जनरली लागू नहीं होती हैं। तो अगर कोई कार्यालय आदेश जारी किया जाता है तो ये माना जाता है कि वो दफ्तर के या जो 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 ऑफिस है उनमें कौन से कर्मचारियों पर लागू होगा। तो अगर कुछ नहीं कहा है, उस पत्र में, उस कार्यालय आदेश में स्पेसिफिकली नहीं मेंशन्ड है, तो हम ये मानते हैं कि वो जनरली केवल स्थायी कर्मचारियों के ऊपर ही लागू होगा। ठीक है। भले ही उसमें लिखा हो कि कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को यह आदेशित किया जाता है, तो समस्त कर्मचारियों में भी या सभी कर्मचारियों में भी हम हमेशा केवल स्थायी कर्मचारियों को ही कंसिडर करेंगे। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के ऊपर यह कार्यालय आदेश तभी लागू होगा जब उसमें साफ साफ लिखा हो कि ये संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगा। या जो सेवा जो 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 एग्रीमेंट हुआ था उनके बीच में, जिस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, जिस संविदा के आधार पर उनकी नियुक्ति वहां पर संविदा पर हुई है, अगर उस संविदा में उस कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि उनके ऊपर जो सामान्य शासकीय सेवा नियमावली है वो लागू होगी, या जो स्थायी कर्मचारियों के ऊपर जो कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा उसकी जो प्रभाव स्थायी कर्मचारियों के ऊपर होगा वही प्रभाव संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के ऊपर होगा, तो उनके ऊपर भी एक कार्यालय आदेश लागू होगा। ठीक है। दैनिक वेतन भोगियों के ऊपर जनरली कार्यालय आदेश बाध्यकारी नहीं होता है जब तक स्पेसिफिकली उसमें ये ना लिख दिया जाए। ठीक है। तो कार्यालय आदेश है जनरली, तो हम क्या मानेंगे उसको कि स्थायी कर्मचारियों के लिए ही है, और बाकियों के लिए क्या क्या होगा मैंने आपको अभी बताया। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल था हमारे पास एक कार्यालय आदेश।
कार्यालय आदेश के एलिमेंट्स हम लोगों ने देख लिए, कार्यालय आदेश के जो तत्व हैं, और इसी से इनकी विशेषता भी निकल के आ जाएगी, और इसी से निकल के आ जाएगी इनकी परिभाषा। तो एक कार्यालय आदेश की क्या परिभाषा होती है वो हम लोग अब यहाँ पर देख लेते हैं। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग फ्रेश स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषा से। और एक सेकंड, कार्यालय आदेश की जो परिभाषा है, मैंने आपको शासकीय पत्र में दो परिभाषाएं बताई थी, और शासकीय पत्र में भी दो परिभाषाएं बताई थी। यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट परिभाषा लेके चलेंगे। तो शुरुआत सबकी सेम होती है कि ये आलेखन का एक औपचारिक प्रारूप है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जितने भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इनकी भाषाएं, इनकी शैली औपचारिक या अनौपचारिक हो सकती है, लेकिन इनका प्रारूप, क्योंकि ये शासकीय कार्य व्यवहार से संबंधित है, तो इनका प्रारूप जो होगा वो हमेशा औपचारिक ही होगा। अर्थशास्त्री पत्र की भाषा शैली अनौपचारिक होती है, लेकिन उसका जो प्रारूप होता है वो औपचारिक होता है। एक सेट स्टैंडर्ड होता है, एक सेट फॉर्मेट होता है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रैक्टिकली आपको जो कार्यालयों से जो जारी होने वाले कार्यालय आदेश हैं, जो आपको किसी वेबसाइट पर मिल जाते हैं, टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाते हैं, अक्सर फेसबुक ग्रुप वगैरह में मिल जाते हैं, या कहीं पर भी इंटरनेट पर तैरते हुए आपको मिल जाते हैं, उनमें आपको फॉर्मेट में भिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक, अलग अलग किताबों में भी आपको फॉर्मेट में इन सब चीजों की भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हर चीज का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है और वो स्टैंडर्ड तरीका फॉलो किया जाता है। लेकिन कभी कभी जब वो चीज प्रचलन में आती है, तो क्योंकि वो अलग अलग कर्मचारियों और अधिकारियों के हाथों से होकर गुजरती है, तो वो अपनी सुविधानुसार, अपनी विभागीय सुविधानुसार उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए जो हम यहाँ पर इंटरनेट पे तैरते हुए या किताबों में हमको दिखते हुए मिल जाते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। लेकिन जब हम एग्जाम में लिखेंगे, तो एग्जाम में हम कौन सा लिखेंगे? इंटरनेट पे तैरते रहने वाला नहीं, किसी विभाग का नहीं, बल्कि हम जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो हम एग्जाम में लिखेंगे। बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है, लोग बोलते हैं कि हम स्टैंडर्ड जो जो सरकारी कार्यालय आदेश हैं उसके आधार पर तैयारी करवाते हैं। ठीक है, या सरकारी कार्यालय आदेश या सरकारी पत्र का एग्जाम्पल लेकर तैयारी करो, तो भैया ये हर विभाग में जाओगे तो आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, पुलिस विभाग में अलग तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, शिक्षा विभाग में अलग फॉर्मेट थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर जाएंगे तो फंस जाएंगे। आयोग क्या मानेगा? आयोग मानेगा जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो एक जो एक प्रारूप है वो मानेगा, और हमको उसी मानक प्रारूप के आधार पर यहाँ पर अपना एग्जाम में लिखना है, और तभी हम पास होंगे। तो हम थोड़ी बहुत भी रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, और आप भी मत लीजिए। और क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एग्जाम पास करना है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत नानुकुर करके या थोड़ा बहुत मन में संशय लेके अगर आप पढ़ेंगे, तो वो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस पर असर डालेगा, और वो असर एक लंबा नुकसान आपका कर सकता है एग्जाम में प्लस जीवन में। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा क्या है? कार्यालय आदेश आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप है जिसमें कार्यालय के शीर्ष अधिकारी, जिसमें कार्यालय के शीर्ष अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों को पत्र निर्गत करके पत्र निर्गत करके वहां पर
वहां पर अनुशासन, कौमा, सेवा शर्तों संबंधी स्थानांतरण, पदोन्नति, पदावनति, अवकाश विषयक कार्य संपादित, पा है, संपादित किए जाते हैं। ठीक है, संपादित किए जाते हैं। ठीक, यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये किन किन विषयों से संबंधित हो सकता है, तो ये संबंधित हो सकता है किसी के स्थायीकरण से, यानी कि कोई टेम्परेरी बेसिस पर काम करने वाला कर्मचारी था, उसको परमानेंट कर दिया गया, तो स्थायीकरण से संबंधित हो सकता है। ये किसी के ट्रांसफर के लिए संबंधित हो सकता है, यानी कि स्थानांतरण। ठीक, ये जारी हो सकता है किसी परिवर्तन के संबंध में, परिवर्तन के संबंध में, छुट्टी को एक्सेप्ट या अनएक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि अवकाश स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित हो सकता है, या किसी शासकीय आदेश के पालन हेतु, पदोन्नति हेतु, पदावनति हेतु, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु इसको जारी किया जा सकता है। तो ये हमारी कार्यालय आदेश की परिभाषा हो गई। विशेषताएं हम लोगों ने शुरुआत से विशेषताएं ही देखी हैं, और महत्व इसका यही है कि ये इन विषयों के संबंध में जारी किया जाता है, तो ये महत्व भी आपका यहाँ पर हो जाता है। अब अगर हम लोग इसका प्रारूप देखें, कार्यालय आदेश का प्रारूप देखें, तो कार्यालय आदेश का जो प्रारूप है बहुत ही सिंपल होता है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। और अभी हम लोग कार्यालय आदेश के बाद एक और पढ़ेंगे जिसको हम नाम देंगे कार्यालय ज्ञाप का। तो कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप का जो प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है, वो बहुत समान वाला होता है, बहुत सेम लगभग होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, भाषा शैली का अंतर होता है थोड़ा सा उसका। तो अगर आप कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कर लेते हैं तो कार्यालय ज्ञाप का भी आपका प्रारूप लगभग तैयार हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ही अंतर वहां पर होता है। तो हम लोग प्रारूप देख लेते हैं कार्यालय आदेश का। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो पेज है, एक सेकंड बस। ये हमारा फॉर एग्जाम्पल पेज। ठीक, यहाँ पर जब कार्यालय आदेश का, तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, कार्यालय आदेश का प्रारूप। ठीक है? तो कार्यालय आदेश के प्रारूप में ये पेज है, एक सिरा ये है और पेज का एक सिरा ये है। तो इसके ठीक बीच में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सबसे ऊपर लिखते हैं विभाग, और बिल्कुल नीचे से यहाँ पर रिक्त स्थान सूचक चिन्ह लगाते हैं। विभाग के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अनुभाग। ध्यान रखिए सेंट्रली अलाइंड है ये, अनुभाग आ जाता है। अनुभाग के बाद यहाँ पर लिखते हैं संख्या। ठीक, संख्या के बाद लिखते हैं हम लोग दिनांक और स्थान।
दिनांक और स्थान वैसे ही लिखेंगे जैसा मैंने आपको शासकीय पत्र के समय बताया था, कि जैसे अगर तारीख लिखनी है फॉर एग्जाम्पल 3 जुलाई 2024, तो हम इसको 3 जुलाई 2024 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको लिखेंगे 3 जुलाई 2024, यानी कि जो महीना है वो हमेशा हम देवनागरी में लिखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक, स्थान के बाद ना तो पूर्ण विराम लगाना है और ना ही अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाना है। तो यहाँ पर कहीं भी पूर्ण विराम और कॉमा नहीं लगाया जाएगा। तो कॉमा नहीं लगेगा, पूरे में कहीं भी कॉमा या पूर्ण विराम नहीं लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर सीधे शुरू कर देते हैं जो भी हमको लिखना है, लेकिन शुरुआत में एक भाषा होती है क्योंकि ये आदेश है। अच्छा, एक यहाँ पर हेडिंग भी डालेंगे बीच में, यहाँ पर लिखेंगे, ब्लैक से ही कर देता हूँ। यहाँ पर इसके ठीक नीचे लिखेंगे कार्यालय आदेश। यहाँ पर हम इसको केवल आदेश भी लिख सकते हैं या कार्यालय आदेश भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं केवल आदेश लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं कार्यालय आदेश, तो बेहतर है कि आप यहाँ पर कार्यालय आदेश लगाइए। कहीं कहीं आपको कार्यालय आदेश लिखने के बाद नीचे एक अंडरलाइन कर दी जाता है इसको, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो अंडरलाइन करें चाहे तो ना करें। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडरलाइन करके, या आप चाहे तो अंडरलाइन ना करें और इसको ऐसे ही रहने दें। दोनों ही, ये आपके ऊपर, इसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। आप लिख सकते हैं केवल आदेश और अंडरलाइन कर सकते हैं, या ना करें आप लिख सकते हैं कार्यालय आदेश और अंडरलाइन कर सकते हैं, या ना भी करें तो भी चल जाएगा। तो अंडरलाइन करना ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आती है मेन बॉडी, और मेन बॉडी में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हाशिया, क्योंकि पैराग्राफ शुरू करते हैं थोड़ा सा हाशिया छोड़ के करते हैं, तो थोड़ा सा हाशिया छोड़ के यहाँ पर शुरू करें। जिसका भी, जिसको भी है तो श्री और उनका नाम डैश 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 को। अच्छा, जब हम प्रारूप बनाएंगे तो यहाँ पर श्री काका काका नहीं लिखेंगे, डैश छोड़ देंगे। जब उदाहरण लिखेंगे तो हम काका काका, चाचा जाजा और आबासा जो भी है वो लिख सकते हैं। तो श्री डैश डैश को, जो भी उनका नाम है, एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पर, और उसके बाद लिखेंगे आदेश। चूंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर एक लाइन का गैप दे देंगे। आदेशित किया जाता है कि, अगर इस कार्यालय के सभी कर्मचारियों को है तो फिर श्री की जगह क्या कर देंगे, कार्यालय के समस्त अधिकारियों को या कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है ना। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है तो श्री डैश डैश को आदेशित किया जाता है, या अगर कार्यालय के समस्त कर्मचारियों के लिए है या विभाग के समस्त कर्मचारियों के लिए है तो विभाग या कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि। और फिर उसके बाद मैं, ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक लाइन छोड़ के आप लिखिए कि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और फिर जो भी लिखना है वो यहाँ पर लिख देंगे। ये थोड़ा पीछे से होता है, अगली लाइन थोड़ी सी आगे से होगी। ठीक है, इसको जो भी लिखना है, सब लैग कर रहा है आज, लिख देंगे और उसके बाद पूर्ण विराम लगा दो। ठीक। अगर एक पैराग्राफ में आपकी बात पूरी हो जाती है तो ठीक है, और अगर दूसरे पैराग्राफ में आपकी बात पूरी होती है तो पैराग्राफ दूसरा शुरू करेंगे। जहां पर स्टी लिखा था उसके ठीक नीचे से शुरू करेंगे, और मैंने बताया था कि अगर एक से ज्यादा पैराग्राफ लिखने हैं तो पहले पैराग्राफ में कोई नंबरिंग नहीं होती है, लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ होगा वहां से आपकी नंबरिंग की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ अगर करना है तो ये लिखा, और फिर जो भी यहाँ पर लिखना है वो लिख देंगे, और उसके बाद पूर्ण विराम लगा दो। ठीक। अब इसके बाद नीचे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आज्ञा से, कॉमा, हस्ताक्षर किसका, जिसके आदेश से जारी किया गया, यानी कि शीर्ष अधिकारी, हस्ताक्षर उस अधिकारी का नाम,
ब्रैकेट के अंदर, और उसका पदनाम पूर्ण विराम। ये आपका कार्यालय आदेश हो गया। कार्यालय आदेश जाहिर सी बात है, आप किसी भी दफ्तर में जाएंगे तो बाहर जो नोटिस बोर्ड है वहां पर चिपका दिया जाता है। प्रेषिती का नाम यहाँ पर नहीं लिखा जाता। प्रेषिती का नाम नहीं लिखा जाता। ठीक है, प्रेषिती का नाम नहीं लिखा जाता। ठीक। लेकिन अगर किसी प्रेषिती को देनी है कॉपी, तो भी प्रेषिती का नाम नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर उसकी कॉपी किसी को देनी है तो फिर प्रतिलिपिकरण कर देंगे। और प्रतिलिपि जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे लोगों ने वहां पर लिखी थी, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ये लिखते हुए फिर हम प्रेषिती का नाम प्रतिलिपि में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और मैं बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर प्रेषिती का नाम नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर प्रेषिती को कॉपी देनी है इसकी तो प्रतिलिपि में लिख देंगे। और यहाँ पर जहाँ पर पदनाम लिखा है इसके ठीक नीचे वाली लाइन पे, इसके ठीक नीचे वाली लाइन पर यहाँ पर लिखेंगे संख्या, दिनांक। ठीक। अब यहाँ पर संख्या और दिनांक भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि संख्या, कॉमा, तो लैग कर रहा है, दिनांक डैश तदैव। तदैव मतलब जो ऊपर हम लोगों ने संख्या दिनांक लिखा था ना, तदैव का मतलब हो जाता है वही जो ऊपर लिखी गई है, ये वाली, ये हम लोगों ने लिखी थी संख्या दिनांक, तो तदैव का मतलब हो गया जो ऊपर लिखा है वही सेम। तो आप डाल भी सकते हैं या तदैव लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे प्रतिलिपि। प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित, या प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। और फिर जिसको जिसको प्रतिलिपि लिखनी है वो पॉइंट नंबर 1 डाल के डैश डैश फुल स्टॉप पहला, दूसरी प्रतिलिपि किसको, दूसरा फुल स्टॉप, और ऐसे जितनी करनी है वो यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद फिर अगर प्रतिलिपिकरण किया है तो नीचे यहाँ पर प्रतिलिपि जहां पर खत्म होती है उसके ठीक नीचे वाली लाइन पर यहीं पर लिख देंगे आज्ञा से हस्ताक्षर नाम, ब्रैकेट बंद, और पदनाम। ठीक। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब प्रतिलिपिकरण किया तब तो हम आज्ञा से लिखेंगे, लेकिन जब यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर आज्ञा से लिखना हमारा यहाँ पर भी क्या है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो आज्ञा से लिखें या चाहे तो ना लिखें, सीधे हस्ताक्षर नाम और पदनाम लिख दें। तो ये है आपका कार्यालय आदेश का प्रारूप। एक बार पूरा यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका कार्यालय आदेश का प्रारूप है। ठीक। सबसे ऊपर मैं फिर से कर रहा हूँ, बता देता हूँ, विभाग डैश, ये सेंट्रली अलाइंड होगा। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर अनुभाग, फिर डैश संख्या डैश, यहाँ पर कोई भी कॉमा, कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा, कोई पूर्णविराम नहीं लगेगा। संख्या लिखना है, कार्यालय आदेश संख्या नहीं लिखनी है ना। जैसे हम लोग वहां पर शासकीय पत्र संख्या लिखते थे, अर्ध शासकीय पत्र संख्या लिखते थे, वैसा यहाँ पर नहीं है, केवल संख्या लिख देनी है। कभी भी कार्यालय आदेश संख्या हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर दिनांक और स्थान, फिर कार्यालय आदेश या केवल आदेश लिख दें, चाहे तो अंडरलाइन करें चाहे तो अंडरलाइन ना करें। और फिर अगर किसी खास पर्सन को भेजना है, तो किसी खास पर्सन के लिए आदेश है तो श्री डैश को आदेशित किया जाता है, या सभी के लिए तो समस्त कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है। फिर ये नॉर्मल जो हमारा है, फिर आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पदनाम, आज्ञा से लिखना यहाँ पर ऑप्शनल है। आप चाहे तो आज्ञा से लिखें उसके बाद हस्ताक्षर नाम पदनाम लिखें, या आज्ञा से ना लिखें सीधे हस्ताक्षर नाम और पदनाम लिख दें। फिर अप्रेषिती का नाम नहीं लिखा जाता है इसमें, लेकिन अगर प्रेषिती का यहाँ पर करना है तो प्रतिलिपि के माध्यम से उसको दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर लिखेंगे, अगर ऐसा कर, अगर नहीं तो फिर यहीं तक खत्म हो जाएगा। अदरवाइज संख्या और दिनांक लिख के, या संख्या दिनांक तदैव लिख के,
लिख देंगे प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित, या प्रतिलिपि निम्न को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जितने लोगों को प्रतिलिपि है उनके नाम लिख देंगे, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पर नाम, वैसे ये आपका कार्यालय आदेश का प्रारूप होता है। ठीक है, अब इसके हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कैसे इसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक छुट्टी के निरस्त्रीकरण से संबंधित एक कार्यालय आदेश जारी किया जा रहा है, और वो कार्यालय आदेश जारी किया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, कि लोक सेवा आयोग में जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को वैसे तो क्रिसमस की छुट्टी होती है, लेकिन सरकार ने 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर उसको सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये आप एक कार्यालय आदेश जारी करने के लिए हमारे पास आया है कि अब क्योंकि सुशासन दिवस घोषित कर दिया गया है, तो हम ये कहा जा रहा है कि भाई अब 25 दिसंबर को जो छुट्टी होती है वो छुट्टी नहीं होगी, बल्कि उस दिन को सुशासन दिवस मनाया जाएगा, और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उस दिन को ऑफिस में आना अनिवार्य है। और क्योंकि सुशासन दिवस वहां पर मनाया जाएगा, ऑफिस दफ्तर में कार्यालय में मनाया जाएगा। ठीक, तो अब इसके संदर्भ में एक कार्यालय आदेश कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो ये हमारा मान लीजिए एक पेज है। हमको यहाँ पर लिखना है कार्यालय आदेश। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विभाग का नाम फॉर्मेट के अनुसार, और विभाग का नाम बीच में आना चाहिए, इस तरीके से लिखना है कि बीच में आ जाए। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, आ, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, इसलिए मैं एब्रीवेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, एब्रीवेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप पूरा लिखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज। ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज। और अनुभाग लिखना हो तो अनुभाग लिख सकते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे संख्या। संख्या आप या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनुभाग, अनुभाग एक। ठीक, उसके बाद संख्या, संख्या लिख सकते हैं आप 12/2024 ऑब्लिक 355, कुछ भी, ये ऑप्शन होता है, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर बीच में आप लिखेंगे दिनांक। तो दिनांक मान लेते हैं ये जारी किया गया है फॉर एग्जाम्पल 18 दिसंबर को, तो 18 दिसंबर 2024, स्थान प्रयागराज। फिर नीचे कार्यालय आदेश। कहीं कहीं किसी किसी किताब में संख्या को सबसे ऊपर लिखा गया है, आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, संख्या लिखनी है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा बेटर है। कार्यालय आदेश को आप चाहे तो अंडरलाइन कर दे नीचे, या चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें। अब ये जो कार्यालय आदेश है किस संदर्भ में है, ये है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर क्रिसमस की छुट्टी निरस्त करते हुए सुशासन दिवस के अवसर पर सभी को ऑफिस या कार्यालय में आना है। और ये समस्त कर्मचारियों के लिए, किसी एक कर्मचारी के लिए नहीं है, तो इस कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को ये आदेश दिया जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर क्योंकि सभी को लिखना है तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे एक लाइन छोड़ के, यहाँ से थोड़ा सा हाशिया छोड़ के, कि समस्त अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि दिनांक
25 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय या श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाएगा। एक पैरा। दूसरा पैरा यहाँ पर इसके ठीक नीचे से नंबर 2 करके, अतः उक्त तिथि को कार्यालय में सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। पूर्ण विराम। नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर एक लाइन छोड़ के मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ, पेज पे। और यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया था, उसी के आगे बढ़ाते हैं। दूसरा पैराग्राफ हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था 2 कि क्या लिखा था कि अतः उक्त, कंटिन्यूटी हो जाएगी ना लिख लेंगे तो, उक्त तिथि पर सभी की कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। कोई समान सूचक शब्द नहीं, ठीक है, समापन सूचक शब्द नहीं। फिर नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर जो भी उनका नाम वो होगा, नाम का ख गा, नाम के अंदर वो, और पदनाम मान लिया सचिव। खत्म। प्रतिलिपि लिखनी है तो यहाँ पर दिनांक स्थान तदैव और प्रतिलिपि देने को सूचनार्थ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, और फिर नीचे आज्ञा से कर। तो ये आपका एक हो गया उदाहरण किस चीज का, कार्यालय आदेश का। ठीक है, तो ये आपका कार्यालय आदेश है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगली जो ड्राफ्टिंग की क्लास होगी उसमें हम लोग कार्यालय ज्ञाप पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, और उसका जो उदाहरण है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है वो मैं आपको भेज दूंगा, और इसका फॉर्मेट जो है वो ग्रुप में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इतना रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट।